क्लास में मैंने आप लोगों को समूह की परिभाषाओं के बारे में बताया था और उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम समूह की कुछ विशेषताएं हैं जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर जो विशेषताएं निकल कर आती हैं उन्हीं की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ये सामाजिक समूह, तो डिफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताया तो आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो व्यक्तियों का एक संग्रह है जिसमें कि सामाजिक संबंध होना जरूरी है। अगर कोई संबंध नहीं है या पारस्परिक भूमिकाएं नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो वो उसे सिर्फ भीड़ कहेंगे, सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। तो सामाजिक समूह होने के लिए इसे हम विशेषताएं कह सकते हैं या सामाजिक समूह के लक्षण कह सकते हैं कि कौन से ऐसे गुण, कौन सी ऐसी चीजें होंगी, कौन से ऐसे लक्षण होंगे जिससे कि हम किसी व्यक्तियों के संग्रह को हम सामाजिक समूह का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि समूह की जो विशेषताएं हैं वो उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है अपनी पहचान। प्रत्येक समूह की अपनी एक पहचान होती है और वो पहचान समूह के सदस्यों द्वारा की जाती है या फिर दूसरे समूह के सदस्यों के द्वारा की जाती है। जैसे कि अगर हम क्रिकेट की एक टीम को ले लें, जैसे इंडिया की एक टीम है, उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं इसलिए कि वो इंडिया की तरफ से, वो सारी टीम जो है वो इंडिया की तरफ से खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है और सभी की एक पहचान है कि वो इंडिया की क्रिकेट टीम है। तो वो इंडिया की क्रिकेट टीम है तो उनसे हम लोगों के द्वारा भी पहचाना जाता है और समूह के जो वो सदस्य हैं उनको भी हम जानते हैं कि जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, हम जैसे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, तो वो इंडिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से उनकी एक पहचान है, उनके समूह की पहचान है, उनकी पहचान है। तो कोई भी समूह जिसको हम सामाजिक समूह कहते हैं उसकी अपनी पहचान होनी जरूरी है, अपनी पहचान उसकी एक विशेषता है। दूसरा मैंने यहाँ पे कहा है निश्चित संरचना या ढांचा। तो प्रत्येक सामाजिक समूह की एक निश्चित संरचना होती है, जिसे हम निश्चित ढांचा भी कह सकते हैं, जिसमें कि और ये जो संरचना होती है तो समूह के जितने भी सदस्य हैं वो इस संरचना के प्रत्येक अंग, जितने भी सदस्य हैं वो इस संरचना के अंग के रूप में ही कार्य करते हैं। वे सभी अंग एक संरचना का निर्माण कर रहे हैं, उनके बीच जो अंतर संबंध होता है वो एक संरचना का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एक राजनीतिक दल को ले लेते हैं, अगर वो सामाजिक समूह है हमारा, तो उसका एक निश्चित ढांचा होता है, यानी प्रत्येक सदस्य, राजनीतिक दल में भी जितने भी सदस्य हैं उन प्रत्येक सदस्यों को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम परिवार की बात करें तो वहां भी कार्यात्मक विभाजन होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतर संबंध करते हुए एक निश्चित संरचना, एक निश्चित ढांचा को तैयार किए हुए हैं, जिसे इसलिए हम परिवार को भी सामाजिक समूह कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक भूमिकाएं और उनके बीच अंतर संबंध। सामाजिक समूह की ये बहुत बड़ी विशेषता है, खास विशेषता है कि लोगों की जो भी उस समूह के जो सदस्य होंगे उनकी एक भूमिकाएं होंगी जो पहले से ही तय, जो कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नियमों के अनुसार होंगी। तो सामाजिक भूमिका और उनके बीच अंतर संबंध का मतलब हुआ कि जितने भी लोग जो कि रोल प्ले कर रहे हैं उस समूह के सदस्य होने के नाते, उन लोगों के बीच भी, उन भूमिकाओं के बीच अंतर संबंध होंगे। यानी अंतर संबंध का मतलब हुआ कि हम जो भूमिका निभा रहे हैं वो दूसरों के हित में जाएगा या दूसरों के लिए भी होगा, और वो जो भूमिकाएं निभा रहे हैं वो हमारे लिए भी, यानी पारस्परिक भूमिका, एक दूसरे के साथ हम, अगर हम क्रिकेट टीम की भी बात करें तो एक दूसरे के अपना अपना रोल सब करे, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उन लोगों के बीच अपना एक रोल प्ले जो कर रहे हैं उनके बीच एक संबंध पाया जा रहा है। कोई फुटबॉलर कोई बॉलिंग अच्छा करता है तो वो बॉलिंग अच्छे से कर रहा है, कोई बैटिंग अच्छे से करता है तो वो बैटिंग कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के बीच जो भूमिकाएं हैं उनके बीच जो अंतर संबंध है उनमें पाया जाता है। उसके बाद है सामाजिक नियम। तो प्रत्येक जितने भी सामाजिक समूह होंगे वो एक सामाजिक, जो उसके सदस्य होंगे वो सामाजिक नियम के तहत ही काम करेंगे। यानी
सामाजिक समूह का मतलब ही यही हुआ है, मतलब ही यही है कि जिस समूह को सामाजिक रूप से मान्यता मिली हुई है। जैसे अगर हम विद्यालय की ही बात करें तो वो भी एक सामाजिक नियम के तहत ही होते हैं। वैसा कोई कार्य हम नहीं कर सकते हैं जिसकी समाज हमारी अवहेलना करता है। अगर हम परिवार की बात करें, अगर हम पड़ोस की बात करें, जो हमारे सामाजिक समूह है, तो वो सब सामाजिक समूहों से ही बंधे हुए, सामाजिक नियम से ही बंधे हुए होते हैं। यानी कि समाज हमारे लिए कुछ मूल्यों के द्वारा कुछ नियम तैयार करते हैं, उन नियमों के आधार पर ही हमें अपनी भूमिकाएं निभानी होती है। उसके बाद है सामान्य लक्ष्य, यानी कि समूह के जितने भी सदस्य होते हैं उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है। अगर हम क्रिकेट टीम की भी बात करें तो हम देखते हैं कि सभी का लक्ष्य यही होता है, क्रिकेट टीम के जितने भी सदस्य हैं उनका यही लक्ष्य होता है कि इंडिया की जीत हो, हम अच्छे ऐसे खेले कि इंडिया जीत जाए। तो सभी का लक्ष्य समान है। इसके बाद अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में भी जो सदस्य रह रहे हैं तो उनका जो उनकी जो सुरक्षा है जो परिवार के बीच में हमें मिलती है, तो सभी का ये लक्ष्य है कि मेरा जो परिवार है वो हमें सुरक्षा प्रदान करे। उसके बाद है तुलनात्मक रूप से स्थिरता। यहाँ तुलनात्मक रूप से स्थिरता की बात इसलिए कही गई है, यहाँ पे तुलनात्मक रूप यानी यहाँ पे तुलना सामाजिक समूह और भीड़ की जा रही है कि अगर हम व्यक्तियों के संग्रह, वैसे संग्रह जिनके बीच कोई अंतर संबंध नहीं है, जिनके बीच कोई भूमिकाएं नहीं हो रही हैं, जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, वो सिर्फ भीड़ होती है। और जो वो भीड़ होती है तो वो अस्थायी होती है, इतनी अस्थायी कि अगर हम, जैसा मैंने पिछले क्लास में भी कहा कि अगर कोई मंत्री भाषण देने के लिए आए हैं गांधी मैदान में और हम जा रहे हैं और हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, तो वहाँ पे एक भीड़ जो हम इकट्ठा करके, वहाँ लक्ष्य तो एक ही है कि हम जा रहे हैं देखने के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे बीच कोई संबंध नहीं है तो वहाँ पे वो भीड़ जब हम देख लेंगे, जब भाषण खत्म होगा तो सभी लोग एक अलग अलग हो जाएंगे, वो एक भीड़ है क्योंकि वहाँ पे स्थिरता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम समूह की बात करते हैं, सामाजिक समूह की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्थिरता पाई जाती है। अगर विद्यालय है तो वो विद्यालय स्थिर होगा, ऐसा नहीं है कि वो विद्यालय कभी टूटेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं वो कभी खत्म नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि जो व्यक्तियों का वैसा संग्रह जो केवल भीड़ कहला रहा है, जिसमें कोई संबंध नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं होती है। लेकिन जो सामाजिक समूह, इसे हम सामाजिक, जैसे परिवार, वो स्थिर होते हैं, वो खत्म नहीं हो सकता है कभी भी, उसके सदस्य अपने परिवार के द्वारा ही पहचाने जाएंगे। क्रिकेट की टीम नहीं खत्म हो सकती, सदस्य बदल सकते हैं लेकिन वो टीम नहीं खत्म हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक समूह जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने विशेषताओं की जो चर्चा की, उसमें पहली विशेषता है कि समूह की अपनी पहचान होती है, इसकी एक निश्चित संरचना होती है, सामाजिक भूमिकाएं होती हैं और उनके बीच, भूमिकाओं के बीच अंतर संबंध पाया जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो सामाजिक नियमों के आधार पर अपने कार्यों को करते हैं और सभी सदस्यों का एक सामान्य लक्ष्य होता है। और सबसे अंत में मैंने कहा कि तुलनात्मक रूप से ये जो सामाजिक समूह होते हैं वो स्थिर प्रकृति के होते हैं, यानी हमारे सामाजिक समूह जो होता है वो स्थिर होता है। तो ये सारी समूह की विशेषताएं हैं। अगर आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। और अभी कई क्लास में खत्म करती हूँ, अगली क्लास के लिए थोड़ा वेट करिए। थैंक यू।